राज दरबार की दीवारें सिर्फ फैसले नहीं सुनती, ये आंसू, धोखा और टूटती उम्मीदों की गूंज भी समेट लेती हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जो रानी बनने का सपना लेकर राजधानी आई थी, पर जिसने दरबार की भीड़ में अपने सपनों को दम तोड़ते देखा। ये कहानी है सांसा स्टार्क की, मासूम आंखों वाली वो लड़की जो हर उस बात पर विश्वास करती थी जो उसे सिखाई गई। जब सपने चकनाचूर होते हैं तो उनकी आवाज नहीं होती, वे चुपचाप भीतर ही भीतर बिखरते हैं, जैसे कांच बिना आवाज टूट जाए। सांसा स्टार्क भी अब उन खामोश सपनों में ही जी रही थी जो कभी उसके दिल की धड़कन हुआ करते थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे अपने ही पिता को एक कैदी के रूप में देखना पड़ेगा, और वो भी उस किले में जहां से उसने रानी बनने का सपना देखा था। राजधानी की दीवारें अब उसे सुनहरी नहीं, लोहे की जंजीरों सी लगती थी। हर दरवाजा एक कैद था और हर मुस्कान के पीछे एक छल। नेड स्टार्क को बंद कर दिया गया था, और आर्या कहीं नहीं थी। कोई कहता कि वो भाग गई है, कोई कहता कि उसे पकड़ लिया गया, पर कोई नहीं जानता सच्चाई क्या है। और सांसा, वो अकेली थी, अकेली, डरी हुई और भ्रम में डूबी एक लड़की जिसे अब भी यकीन था कि शायद सब ठीक हो जाएगा। उस दिन जब उसके पिता को लोहे के सिंहासन के सामने राजद्रोही कहा गया, सांसा की सांसें जैसे थम गई थी। उसने जोफ्री की ओर देखा। उसकी आंखों में अब न वो मासूमियत थी, न मोहब्बत, बस एक ठंडी सी क्रूरता थी जो सांसा को कांपने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन उसने खुद से कहा, शायद सब कुछ गलतफहमी है, शायद जोफ्री मजबूर था, शायद अगर मैं विनती करूंगी तो वो सब सही कर देगा। वो हर रोज रानी से मिलने जाती, घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाती, आंसू बहाती, कहती, महारानी जी, कृपया मेरे पापा को छोड़ दीजिए। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने कभी सिंहासन नहीं चाहा, उन्होंने तो हमेशा राजा रॉबर्ट की सेवा की है। लेकिन रानी की आंखों में कोई दया नहीं थी, बस एक ठंडापन था, एक सख्ती जो किसी चट्टान जैसी लगती थी। रानी सरसी ने एक दिन कहा, अगर तुम्हारे पिता ने मेरे बेटे को राजा स्वीकार कर लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। उन्होंने खुद अपनी किस्मत लिखी है, और अगर तुम्हें अपनी स्थिति बचानी है तो वही करो जो तुम्हें कहा जाए। सांसा कुछ कह नहीं पाई, उसका गला सूख गया था। उसने अपनी आंखें नीची कर लीं, और उसी पल से उसने खुद को यह यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि अगर वो चुप रहे, विनम्र बने, जोफ्री और रानी की बात माने, तो शायद उसके पिता को माफ कर दिया जाएगा। उसे सिखाया गया था कि एक अच्छी लेडी को सलीका आता है, विनम्रता आती है, और सबसे बढ़कर आज्ञा मानना आता है। वो हर दिन बालों में रिबन सजाती, साफ सुथरे कपड़े पहनती, मुस्कुराने की कोशिश करती, ताकि लोग कहें, देखो, स्टार्क की बेटी कितनी समझदार है, कितना संयम है उसमें, एक सच्ची राजकुमारी। लेकिन भीतर से वो टूट रही थी। जब रात होती और सब कुछ शांत हो जाता तो वो अपने बिस्तर पर अकेली लेटी रहती, तकिए में मुंह छुपाकर रोती। उसे आर्या की याद आती। वो हमेशा कहती थी, तू मूर्ख है सांसा, दुनिया इतनी सुंदर नहीं जितनी तुम समझती हो। और अब उसे आर्या की हर बात सच लग रही थी। वो सोचती, अगर आर्या यहां होती तो शायद वो कुछ कर पाती। वो कभी जोफ्री से नहीं डरती, कभी रानी के सामने गिड़गिड़ाती नहीं, शायद वो भागकर पापा को छुड़ा भी लाती। लेकिन अब वो खुद लाचार थी, बिल्कुल अकेली। एक दिन जब जोफ्री उसे मिलने आया तो सांसा ने दिल थामकर उससे कहा, माय लॉर्ड, कृपया मेरे पिता को छोड़ दीजिए, वो बीमार हैं, बूढ़े हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आपने उन्हें माफ कर दिया
तो लोग आपको एक अच्छा राजा कहेंगे, कृपालु राजा। सब आपकी तारीफ करेंगे। जोफ्री मुस्कुराया। वो मुस्कान नहीं, एक छाया थी। उसने कहा, शायद अगर वो मेरे सामने आकर घुटनों के बल झुक जाए और मुझसे क्षमा मांगे तो मैं सोच सकता हूं। फिर उसकी आंखें चमकीं, लेकिन अगर उसने गलती स्वीकार नहीं की तो मैं खुद उसकी गर्दन उड़वाऊंगा। सांसा का खून जम गया। उसकी सांसें अटक गईं। लेकिन उसने जोर से सिर हिलाया, जैसे सहमत हो, जैसे कह रही हो, हाँ, मैं समझती हूं। मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। उसे पता था कि अब उसका हर शब्द, हर हाव भाव, हर मुस्कान, सब कुछ नपातुला होना चाहिए। एक छोटी सी गलती और शायद उसका पूरा परिवार ही मिटा दिया जाएगा। उसने सोचना शुरू किया, अगर पापा झुक जाए, क्षमा मांग ले, तो शायद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उसे ये सब ठीक करने का कोई रास्ता चाहिए था। और उसके पास अब सिर्फ एक ही अस्त्र था, उसकी मासूमियत। रात को वो खिड़की से आसमान की तरफ देखती। तारे गिने बिना कोई रात नहीं गुजरती थी। कभी कभी वो सोचती, क्या रॉब उसे ढूंढ रहा होगा? क्या माँ को पता है कि पापा जेल में हैं? क्या जॉन को ये सब पता चला होगा? और ब्रान, रिकॉन, क्या उन्हें समझ आता होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है? एक रात उसने चुपके से एक चिट्ठी लिखी रॉब को। उसमें उसने लिखा कि राजा जोफ्री महान है और रॉब को उनके सामने झुक जाना चाहिए। वो नहीं जानती थी कि उसका हर शब्द अब जांचा जा रहा है। वो सिर्फ बचाना चाहती थी, अपने पिता को और शायद खुद को। लेकिन असल में उसकी मासूमियत अब राजनीति की सबसे खतरनाक मोहरे में बदल दी गई थी। सांसा को नहीं पता था कि किंग्स लैंडिंग में हर मुस्कान के पीछे एक जहर छुपा है। और अब वो खुद उस जहर की प्याली थी, जिसे उसके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उसने सोचा था कि वो रानी बनेगी, पर उसे एहसास नहीं था कि रानी बनने से पहले उसे कई बार घुटनों पर झुकना पड़ेगा। उस दिन सांसा बहुत देर तक खिड़की के पास बैठी रही। हवा में शाम की हल्की ठंडक थी, लेकिन उसकी उंगलियां बर्फ सी जमी हुई थी। सामने के आकाश में एक तारा झिलमिला रहा था, लेकिन उसकी चमक में भी सांत्वना नहीं थी। उसे बार बार वही बात याद आ रही थी, अगर वो झुकेगी, मुस्कुराएगी, आदेश मानेगी, तो शायद सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। अगली सुबह क्वीन सरसी ने उसे बुलवाया। सांसा डरते डरते गई, लेकिन चेहरे पर वह बनी बनाई मुस्कान लिए जो उसने अब अपने लिए ढाल बना ली थी। रानी के पास सर ब्रिसन सेल्मी और लॉर्ड वेरिस भी खड़े थे, और साथ में था एक शाही लेखक जिसने कुछ कागजों का पुलिंदा थामा हुआ था। रानी ने सांसा की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पिता की जान बच सकती है। सांसा की आंखों में आशा की एक चमक दौड़ी। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, महारानी जी। कुछ भी? रानी ने सर हिलाया और लेखक को इशारा किया। उस कागज पर एक आधिकारिक बयान लिखा था कि नेड स्टार्क ने राजद्रोह किया, उसने सिंहासन को हथियाने की साजिश रची और अब वह अपनी गलती मानकर राजा जोफ्री से क्षमा याचना करता है। हमें यह सब तुम्हारे पिता से कहलवाना होगा, सरसी ने कहा, पर सबसे पहले यह चिट्ठी तुम्हारे भाई को भेजी जाएगी, रॉब स्टार्क को, ताकि वह युद्ध बंद कर दे और राजा की प्रभुता स्वीकार करे। सांसा को नहीं पता था कि यह सब राजनीति थी। उसे लगा, अगर वह ये चिट्ठी भेजेगी तो सब कुछ सुलझ जाएगा। वो रॉब को जानती थी, वो उसे प्यार करता था, उसकी बात मानेगा। शायद पापा की जान बच जाए। उसने कांपते हाथों से कलम उठाई और लिखा, रॉब, मुझे यकीन है कि तुम गलत कर रहे हो। राजा जोफ्री अब हमारे राजा हैं। अगर तुम झुक जाओगे तो शायद हमारे पिता को क्षमा मिल जाए। मैं जानती हूं कि तुम उन्हें बचाना चाहते हो। मैं भी यही चाहती हूं। पर युद्ध से कुछ नहीं मिलेगा। कृपया रुक जाओ।
जोफ्री महान राजा हैं, वे दयालु हैं। उसका हर शब्द सच्चाई नहीं था, लेकिन वो अब भी मान रही थी कि यह सब झूठ का एक पुल है जो उसे और उसके पिता को पार ले जाएगा। चिट्ठी भेज दी गई। उसी रात वह जोफ्री के साथ शाही भोज में शामिल हुई। दरबार में साज श्रृंगार था, शराब बह रही थी, हंसी ठाके गूंज रहे थे। लेकिन सांसा को हर आवाज, हर हंसी में एक ताना सुनाई दे रहा था, जैसे सब उसे ही देख रहे हों, वो गद्दार की बेटी है। देखो कैसे अपने पिता के खिलाफ खड़ी हो गई। जोफ्री ने उसे बुलाया। सांसा उसके पास पहुंची, मुस्कुराई, सिर झुकाया। क्या तुम्हें खुशी है, लेडी सांसा? जोफ्री ने पूछा। हाँ माय लॉर्ड, उसने झूठ कहा। जोफ्री ने उसके बालों में उंगलियां फिराईं। तुम बहुत सुंदर हो, एक सच्ची रानी जैसी, लेकिन तुम्हारे खून में गद्दारी है, यह मत भूलना। सांसा ने जोर से निगल लिया। उसकी गर्दन में कांपती सी कोई नस तड़कने को तैयार थी, लेकिन वो चुप रही। उसने झुकी आंखों से जवाब दिया, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगी। जोफ्री ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, अच्छा है, क्योंकि धोखा देने वालों का सिर मैं खुद कटवाता हूं। सांसा की सांसें सिमट गईं। उसने अपने नाखून हथेलियों में गड़ा लिए ताकि उसका डर बाहर ना निकले। अगले दिन उसे सेप्टा मोर्डेन ने बताया कि उसकी मां लेडी कैटलिन स्टार्क ने किंग्स लैंडिंग को एक दूत भेजा है, शांति की पेशकश के लिए। लेकिन रानी ने उस दूत को महल में घुसने तक नहीं दिया। उन्होंने संदेश फाड़ दिया और कहा, स्टार्क्स को घुटनों पर झुकना होगा, तब बात होगी। सांसा को अब समझ आने लगा था कि रानी, जोफ्री, यहां तक कि प्यारा टॉमन और शर्मिली मर्सेला तक सब कुछ अब बदल चुका है। हर चेहरा जो कल तक उसे परिवार जैसा लगता था, आज एक मुखौटा बन चुका था। वो अपनी बालकनी में खड़ी होकर सोचती, क्या मैं भी अब ऐसी ही बन जाऊंगी? क्या मेरी मासूमियत मेरी कमजोरी बन गई है? क्या रॉब को मेरा पत्र मिला होगा? और अगर मिला तो उसने क्या सोचा होगा? रात के अंधेरे में जब सब सो चुके थे, सांसा महल की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वो चाहती थी कि किसी तरह चुपके से उस टावर तक पहुंचे जहां उसके पिता को बंद किया गया था। वो उसे एक बार देखना चाहती थी, उससे कहना चाहती थी, पापा, मैं अब भी आपसे उतना ही प्यार करती हूं, मुझे माफ कर दीजिए। पर रास्ते में उसे पहरेदारों ने रोक लिया। राजा का आदेश है, कोई भी लड़की उस टावर के पास नहीं जा सकती। सांसा ने सिर झुका लिया। माफ कीजिए। वो वापस लौट आई और उस रात फिर वही सपना देखा कि वो रानी बनी है, जोफ्री का हाथ थामे सिंहासन पर बैठी है, चारों ओर लोग तालियां बजा रहे हैं और उसके पिता मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, मैं तुम पर गर्व करता हूं, मेरी बेटी। लेकिन जैसे ही वो सपना खत्म होता, हकीकत की दीवार उस पर टूट पड़ती। उसे अब यह एहसास होने लगा था कि यहां कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं है। हर मुस्कान के पीछे तलवार है और हर वादा एक चाल। वो अब भी रानी बनना चाहती थी, पर अब उसे पता था, ये ताज सोने का नहीं, कांटों का था। और हर दिन वो कांटे और गहरे होते जा रहे थे। सुबह जब सांसा बिस्तर से उठी तो खिड़की से रोशनी नहीं, अजीब सी सर्द परछाई अंदर घुस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज भी अब उस पर तरस नहीं खाता। उसका चेहरा अब पहले जितना मासूम नहीं रहा था। अब उसकी मुस्कान में डर था और उसकी आंखों में एक सूखा सूनापन। क्वीन सर्सी ने उसे फिर बुलवाया। इस बार दरबार में न कोई भोज था, न फूल, न संगीत। बस वो कुर्सी थी जिस पर राजा जोफ्री बैठा था और उसके बगल में खड़ा था द हाउंड, सैंडोर क्लिगेन, जिसकी झुलसी हुई आधी शक्ल बच्चों के सपनों को भी डरावना बना सकती थी। जोफ्री ने सांसा को देखा और कहा, तुम्हें आज कुछ दिखाना है, लेडी सांसा। चलो मेरे साथ आओ।
सांसा कांपते हुए खड़ी हुई। वो कुछ पूछना चाहती थी पर हिम्मत नहीं हुई। वो महल से बाहर निकले और किले की उन ऊंची दीवारों की ओर बढ़े जहां से पूरी राजधानी दिखती थी। हवा तेज थी और आसमान पर बादल ऐसे थे जैसे कोई युद्ध छिड़ने वाला हो। जोफ्री ने इशारा किया, नीचे देखो। सांसा ने देखा और उसकी सांस अटक गई। नीचे महल के आंगन में 3 सिर ताजे लाठियों पर गड़े हुए थे। खून अभी भी ताजा लग रहा था। कौए उड़ कर मांस नोच रहे थे। उसने डरते हुए पूछा, ये किसके सिर हैं? जोफ्री ने गर्व से कहा, एक तुम्हारे पिता के अंगरक्षक का, एक सीर हियल का, और वो जो बीच में है वो तुम्हारे पिता का मुंशी था। वो सब राजद्रोहियों के मददगार थे। राजा को धोखा देने वालों के साथ यही होता है। सांसा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने खुद को गिरने से रोका। वो चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। जोफ्री ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पिता का नंबर भी आ सकता है, लेकिन अगर वो जनता के सामने झुके और अपनी गलती मान ले तो मैं शायद उसे माफ कर दूं। शायद। सांसा ने सिर झुका लिया। वो अब कुछ नहीं कह सकती थी। उसके आंसू अब भीतर बहते थे, बाहर नहीं। तभी जोफ्री ने अचानक कहा, तुम्हारा चेहरा बहुत शांत लगता है। चलो नीचे चलते हैं। मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूं। वे सीढ़ियों से उतरकर दरबार के एक खुले हिस्से में आए, जहां कुछ सैनिक खड़े थे और बीच में एक छोटा सा मंच बना था। क्या तुम जानती हो कि एक अच्छी रानी क्या करती है? जोफ्री ने पूछा। सांसा ने बमुश्किल स्वर निकाला, जो प्रजा का ध्यान रखे, दया दिखाए। जोफ्री हंसा। वो हंसी कोई प्यारी हंसी नहीं थी। वो हंसी बर्फ की तरह चुभती थी। नहीं, उसने कहा, एक अच्छी रानी वही करती है जो राजा कहे। उसने पीछे मुड़कर सिपाही को इशारा किया और सिपाही एक आदमी को घसीटते हुए लाया, थका हुआ, घायल, खून में लथपथ। ये वही आदमी है जिसने मेरी मां की सवारी के दौरान उसके घोड़े को डराया था। जान से नहीं मारा, लेकिन गद्दारी की कोशिश थी। आज उसे दंड मिलेगा। सांसा कांपने लगी। महाराज, कृपया, अगर उसे छोड़ दें तो। जोफ्री ने उसकी बात बीच में काट दी। अगर तुम मेरी रानी बनना चाहती हो तो तुम्हें यह देखना होगा। सैंडोर क्लिगेन आगे बढ़ा और जैसे ही उसका तलवार हवा में चमकी, सांसा ने आंखें मूंद ली। सिर्फ एक छप की आवाज आई, फिर खून की गंध। वो कांपती रही, लेकिन कोई आंसू नहीं आया। उसकी आंखें अब रोने की आदत भूल चुकी थी, या शायद अब उनमें बचा ही क्या था। जोफ्री ने कहा, अब तुम रानी बनने के और करीब हो गई हो। उस रात सांसा अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी उंगलियों में खून नहीं, लेकिन जो देखा था उसका रंग महसूस किया। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। वो बस बिस्तर पर पड़ी रही और उसे वो कहानी याद आई जो उसकी सेप्टा ने बचपन में सुनाई थी। एक राजकुमारी थी जो बहुत सुंदर थी, बहुत समझदार थी, लेकिन उसे एक राक्षस ने कैद कर लिया था। और जब तक वो राजकुमारी उस राक्षस से प्यार नहीं करने लगी, वो आजाद नहीं हो सकी। सांसा ने सोचा, क्या मैं भी उस कहानी में हूं? क्या यह जोफ्री वही राक्षस है? क्या मुझे भी उससे प्यार करना होगा आजाद होने के लिए? या शायद अब आजादी कोई विकल्प ही नहीं? वो अब भी हर दिन मुस्कुराती थी, रेशमी गाउन पहनती, बालों में फूल सजाती, लेकिन अब उसकी मुस्कान के नीचे कोई सपना नहीं था। बस एक इंतजार था उस पल का जब यह सब खत्म होगा। लेकिन कब और कैसे? उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में बादल अब भी गहरे थे। वो कई देर तक यूं ही बैठी रही।
कमरे में सन्नाटा था, पर उसके अंदर शोर मचा हुआ था। खिड़की से आती हवा उसके बालों को छूती रही, जैसे कोई पुरानी याद थपकी दे रही हो। लेकिन अब यादों में सुकून नहीं था। अब वो सिर्फ सवाल छोड़ती थी। अगली सुबह जैसे ही सांसा जागी, दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 गार्ड्स खड़े थे, रानी का संदेश लेकर। लेडी सांसा, उनमें से एक ने कहा, राजा जोफ्री ने आपको सुबह के दरबार में उपस्थित होने को कहा है। उसके पेट में हलचल हुई, लेकिन उसने सिर हिलाया, जैसे अब शरीर आदत में ढल चुका हो। जब वो दरबार में पहुंची, तो जोफ्री वहां नहीं था। वहां सिर्फ रानी थी, लॉर्ड वेरिस, मेस्टर पाइसिल और कुछ सैनिक। रानी ने उसे पास बुलाया। तुम्हारे पिता की स्थिति गंभीर है, सरसी ने कहा। अगर वो झुकते नहीं हैं, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। सांसा ने धीमे स्वर में पूछा, मैं क्या कर सकती हूं? रानी की मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी। तुम्हें फिर से लिखना होगा, एक और पत्र। इस बार विंटरफेल के लॉर्ड्स को उन्हें कहो कि राजा जोफ्री के प्रति अपनी वफादारी की शपथ ले। और अगर रॉब युद्ध से पीछे नहीं हटता, तो समझ लो कि तुम्हारे पिता कभी घर नहीं लौटेंगे। सांसा के हाथ कांप गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो अब जान चुकी थी कि खामोशी ही उसका सबसे सुरक्षित उत्तर है। उसने कलम उठाई। चिट्ठी में उसने फिर से झूठे शब्द गढ़े, जैसे किसी कठपुतली की उंगलियों में कोई और खेल रहा हो। उसने लिखा कि राजा जोफ्री अब उसका सच्चा राजा है, कि वह अपने भाई से प्रार्थना करती है कि हथियार डाल दे ताकि शांति लौट सके। हर शब्द, हर वाक्य एक गलत सच था, लेकिन शायद यही एकमात्र रास्ता था। जब वो चिट्ठी खत्म कर चुकी, तो उसकी आंखें सूख चुकी थी। उस शाम जब वो अपने कमरे में लौटी, तो अचानक बाहर किसी की तेज आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा, दरबार के सैनिक एक बूढ़े आदमी को घसीट रहे थे। उसके चेहरे पर खून था और आंखों में गुस्सा। किसी ने कहा, वो एक बार फिर नेड स्टार्क को छुड़ाने की साजिश कर रहा था। सांसा की रगें जम गईं। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता था जो उसकी आत्मा को और थकाता जा रहा था। अब वो सांस तो ले रही थी, पर जीना बंद कर चुकी थी। रात को उसने फिर ख्वाब देखा कि वो टॉवर के पास खड़ी है और उसका पिता उसे देख रहा है। उसकी आंखें कह रही थीं, मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया था, सांसा। वो घबरा कर उठ बैठी। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन बाहर अभी भी कोई पहरा दे रहा था। उसे याद आया, अब उसका हर सपना, हर चिट्ठी, हर कदम किसी ना किसी की निगरानी में है। वो अब यह नहीं सोच रही थी कि क्या सही है या गलत। वो बस इतना चाहती थी कि ये सब खत्म हो। और इसी अंधेरे में उसे पहली बार एहसास हुआ कि किंग्स लैंडिंग में मासूम लोग नहीं बचते। यहां या तो तुम शिकारी होते हो या शिकार। वो अब भी सिर्फ एक बच्ची थी, पर अब उसके भीतर कुछ मर चुका था। जिस दिन दरबार में कोई जश्न नहीं होता था, वो दिन सबसे डरावना होता था, क्योंकि तब कोई ना कोई सजा तय होती थी। एक शाम जोफ्री फिर उसे बुलाने आया। कल मैं जनता को एक सजा दिखाऊंगा, उसने कहा। क्या तुम देखना चाहोगी? सांसा ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार कुछ भी महसूस नहीं किया। न डर, न प्रेम, न घृणा, बस एक गहरी शून्यता। जो आप कहें, महाराज, उसने कहा। जोफ्री मुस्कुराया और उसने पहली बार देखा कि उस मुस्कान में जीत नहीं थी, बल्कि अकेलापन था। शायद वह भी किसी तरह की कैद में था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि सांसा को यह कैद महसूस हो रही थी, और शायद वह अब धीरे धीरे उस कैद को स्वीकार भी कर रही थी। उस रात उसने कोई ख्वाब नहीं देखा, बस खामोश अंधेरा था और एक हल्की सी सरसराहट, जैसे किसी तूफान से पहले की हवा। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सांसा की यह चुप्पी उसकी ताकत बन पाएगी?
क्या मासूमियत की राख से कोई और रूप जन्म लेगा, या वो सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएगी? और आखिर इस राजनीति की शतरंज में कितनी चालें बची हैं जिससे वो खुद को और अपने परिवार को बचा सके? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स की यह साजिश अब और गहरी होने वाली है। आपका क्या मानना है? क्या सांसा को अब सिर्फ आदेश मानते रहना चाहिए, या क्या उसे भी आर्या की तरह बगावत करनी चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फिक्शनवर्स को, जहां हर किस्सा, हर किरदार आपकी आवाज बन जाता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।